आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक्स ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स पिछले वीडियो में। अब तक आप जान चुके हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सिंबल स्मॉल जी होगा फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आता है और इस वेरिएशन जो हमें मिल रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये अलग अलग तरीके से मिलेगा। हम हाइट पे जाएंगे या डेप्थ में जाएंगे या अर्थ के शेप के कारण या अर्थ के स्पिन के कारण, और इन सभी कॉज की वजह से वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम स्टडी करने वाले हैं। आज के वीडियो में जो इफेक्ट हम लेने वाले हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी, यानी स्मॉल जी में, दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाइट पर जाने के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी में किस तरीके के चेंजेस आएंगे, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, डिस्कशन के पूर्व हम एक बार आपको बता देते हैं कि जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने देखा था, तो इसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो फंक्शन करता है, और उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप जानते हैं ये कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है एंड m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है। r स्क्वायर जो लिया है इसमें r a और b पे रखे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, हम इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करेंगे यहाँ पे, इसलिए आपको रिमाइंड करवाया यहाँ। इसके अलावा एक और पिछले वीडियो में ही फैक्ट हम लोगों ने स्टडी किया है जिसे हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अर्थ का केस हम लोगों ने लिया था जहां पढ़ा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। और इस रिलेशन को निकालते समय आपने देखा था कि अर्थ आपने लिया और अर्थ के सरफेस पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m आपने लिया। अर्थ का मास था कैपिटल M, और फ्रेंड्स यहां हम लोगों ने कंसीडर किया था कि इस अर्थ का टोटल मास इसके सेंटर O पर कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अगर किसी स्फेरिकल बॉडी के बाहर उसके सरफेस पे या सरफेस से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो स्फेरिकल बॉडी की वजह से उस सेकेंड ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वहां आप इस बॉडी का टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड ले सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ स्फीयर ऑन अ मास आउटसाइड इट, इसके सरफेस पे या उससे भी ऊपर, एक्ट्स एज इफ द एंटायर मास ऑफ द स्फीयर, जो यहां अर्थ है, इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये फैक्ट हम आज भी यूज करेंगे, क्योंकि आज हम एल्टीट्यूड का इफेक्ट ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा था, अर्थ है जिसका सेंटर O है और नियर अबाउट स्फेरिकल होती है अर्थ, इस वजह से सिंप्लिसिटी के लिए हमने स्फीयर ही इसको माना है। इसका टोटल मास है m। पिछले वाले वीडियो में हमने इस सरफेस A पॉइंट पर ऑब्जेक्ट लिया था, आज हमें एल्टीट्यूड का इफेक्ट देखना है, तो हम अर्थ सरफेस से ऊपर ऑब्जेक्ट को किसी B पॉइंट पर कंसीडर करेंगे। तो B पॉइंट पर स्मॉल m मास वाला ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है। अब हमें निकालना क्या है, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन G, यानी मान लीजिए अर्थ सरफेस पे स्मॉल m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा है,
इसको हम अर्थ सरफेस के ऊपर h हाइट तक लेकर के जाते हैं। अब हमें देखना क्या है कि A पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट है तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट B पॉइंट पर पहुंच जाता है उस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो A पॉइंट पे फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, और वही जब हम h हाइट ऊपर लेकर के जाएंगे यानी B पॉइंट पर, तो उसी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को GH सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्हीं दोनों G और GH के बीच रिलेशन निकाल करके हम ये स्टडी करेंगे कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर यानी एल्टीट्यूड बढ़ने पर, हाइट बढ़ने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आ रहा है। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस कैपिटल R एंड सेंटर O. Then the acceleration due to gravity at a point A, acceleration due to gravity at a point A on the surface of the earth will be, यानी A पॉइंट पर क्या होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, हमने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही फ्रेंड्स आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी निकाल पाते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज किया है हमने, जो स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उससे स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। तो हमें A पॉइंट पर यानी अर्थ सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट B एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज GH, यहां हमने B पॉइंट पे GH लिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, जो अर्थ सरफेस पे फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को B पॉइंट के लिए अगर लगाएं तो G के जगह GH हो जाएगा। कैपिटल G तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G ही रहेगा। अर्थ का मास, चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो टोटल मास अर्थ का इफेक्टिव होगा, जो मास यहां था वही मास यहां भी आ गया। लेकिन अर्थ के सेंटर से B पॉइंट तक की डिस्टेंस अब कितनी हो गई, अर्थ का रेडियस R प्लस हाइट h, यानी R प्लस h स्क्वायर अर्थ के सेंटर से B पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई। तो फ्रेंड्स, h हाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मिल गई, और इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। हमें फ्रेंड G और GH का रिलेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। और इक्वेशन डिवाइड करने का मतलब है लेफ्ट से लेफ्ट डिवाइड और राइट से राइट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ GH अपॉन G आ गया, और राइट साइड में दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने आपको बताया हुआ है पहले भी, एक बार फिर रिमाइंड करा देते हैं। ग्रेविटेशन के वीडियो में ही आपको बताया, अगर A अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई C अपॉन D है तो ये हो जाएगा सॉल्व होके A अपॉन बी इंटू, ये पलट जाएगा D अपॉन C। यही चीज हमने यहां डायरेक्ट लगा दिया, A अपॉन बी इंटू ये पलट के जाएगा D अपॉन C। डिवाइड किया और उसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ जो कैंसिल होने वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गए, रिमेनिंग आया R स्क्वायर अपॉन R प्लस H स्क्वायर। फ्रेंड्स, अब R प्लस H स्क्वायर में से अगर R प्लस H में से हम R कॉमन निकालें तो यहां से R जाएगा तो 1 बचा, प्लस यहां से देखिए फ्रेंड्स H है सिर्फ, तो H इंटू R अपॉन R लिख लें, R बाहर चला गया, H अपॉन R बच जाएगा। अब चूंकि होल पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहां स्क्वायर है, इसमें से हमने सिर्फ R कॉमन निकाला और वो स्क्वायर होकर के R स्क्वायर बाहर आ गया। यहां से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस H अपॉन R होल स्क्वायर बचा। तो 1 अपॉन चूंकि है तो ऊपर जाकर के 1 प्लस H अपॉन R टू द पावर -2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमें इस टर्म को सॉल्व करना है जिससे हम GH अपॉन G के बीच में
एक इजी इक्वेशन निकाल ले, किस तरह से हमारा जीएच में चेंजेस आते हैं हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। वैसे तो ये रिलेशन आपको मिल गया कि जीएच और जी में क्या रिलेशन है, लेकिन इसे थोड़ा सा और हम सिंपल कर दें, आपको आसानी से समझ में आने लग जाए, इसलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, बाइनोमियल थ्योरम में आप जानते हैं कि अगर हमारे पास टर्म है 1 + x⁴n, तो इसको एक्सपेंडेड सीरीज फॉर्म में लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। एक्सपेंडेड सीरीज क्या आएगी? 1 + x⁴n का 1 + nx प्लस n-1 x² 2 प्लस n-1 n-2 x³ 3 एंड सो ऑन। आगे तक ऐसे टर्म्स जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर यहां पे x is 2 less than 1, ये x 1 से काफी छोटा हो जाए, तो आप जानते हैं कि फिर x² x³ ये सब और छोटे होते चले जाते हैं। अगर x 1 से बहुत छोटा टर्म है, मान लीजिए हम अगर कह रहे हैं 1/4 है, तो उसका स्क्वायर तो 1/16 यानी बहुत छोटा हो गया। तो इसी तरह से अगर x 1 से बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा, क्यूब और छोटा, यानी जैसे जैसे पावर्स बढ़ेंगी टर्म्स हमारे छोटे होते चले जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ऐड करने में किसी टर्म के साथ वेरी स्मॉल टर्म को ऐड कर रहे हैं अगर, तो हम उस छोटे से छोटे टर्म्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास 100 है और 100 में हम प्लस 0.1 करें, तो हम जहां चाहे उस 0.1 को ड्रॉप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सिर्फ 100 लिख करके भी इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ एक्सपेंशन पे आया 1 + nx प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स आ रहे हैं, और अगर x 2 less than 1 है तो ये हायर ऑर्डर वाले टर्म्स जो हैं वो और छोटे होते जाएंगे, और इसलिए इस कंडीशन में हम इन हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दें तो हमें मिल जाता है 1 + x⁴n = 1 + nx। और इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे इस टर्म को सॉल्व करने में। फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है? 1 + h/r⁻², यानी x की जगह h/r है और n की जगह है -2। और अगर ये हाइट जो हम ऊपर जा रहे हैं वो रेडियस से छोटी है, h r से कम है, यानी h इज स्मॉलर देन r, ये r बड़ा है, तो h/r <1 हो जाएगा। h/r <1 है तो ये कंडीशन आ गई, यानी हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, यानी फॉर इस h r ही ये कंडीशन यूज होगी, या h/r <1। और जैसे ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारा टर्म सॉल्व होके मिल गया 1 + nx, n की जगह -2 और x की जगह h/r, यानी 1 - 2h/r। ये आ गया इस टर्म का सोल्यूशन। तो हमें क्या मिला? GH/G = 1 - 2h/r। और इसको g को इधर ले आए तो GH = G ब्रैकेट में 1 - 2h/r। तो फ्रेंड्स यहां देखिए, अगर ये 2h/r यानी h को 0 कर दिया जाए तो GH = G आ रहा है, और अगर h 0 नहीं है, बढ़ रहा है हाइट, यानी हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये टर्म बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे h बढ़ेगा ये वाला टर्म बढ़ेगा, और 1 माइनस वाला टर्म जो कि बढ़ रहा है, यानी ये ब्रैकेट में 1 - 2h/r h बढ़ने के साथ डिक्रीज करता चला जाएगा, और कुछ डिक्रीजिंग वैल्यू g में मल्टीप्लाई करने से gh मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइट यानी h बढ़ने के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता चला जाएगा। अर्थ सरफेस पे जो g वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो h बढ़ने के साथ डिक्रीज करता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो फ्रेंड्स, ये तो एल्टीट्यूड का इफेक्ट था g पर क्या हो रहा है। आगे के वीडियोस में आगे की जानकारी आपको दी जाएगी, उसके लिए सभी वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।